गुड इवनिंग दोस्तों। मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे आए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि अभी एफकेट का नोटिफिकेशन आया है। एफकेट 2 का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हम बात करेंगे आज यहाँ पे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि किस दिन आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, किस दिन आपका ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट होगी, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपके एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस आते हैं, आपके एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स के हिसाब से जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 15 जून को। 15 जून को आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आपकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म की 15 जून और लास्ट डे है ऑनलाइन अप्लाई करने का 14 जुलाई। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम होगा सितंबर मंथ में 19 और 20 सितंबर को। मीन्स 19 और 20 सितंबर को आपका ऑनलाइन एग्जाम, जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है एफकेट का, वो होगा। अब हम बात करते हैं आगे वैकेंसीज की, कि आपकी वैकेंसीज कितनी हैं। एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एज लिमिट क्या है और आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस एग्जाम को देने के लिए। दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी में एग्जाम, मतलब दो पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी कैटेगरी होती है इसमें ग्राउंड ड्यूटी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी एज होती है वो होती है 20 से 24 साल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी एज होगी वो है 20 से 24 साल, जिसमें आपकी जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स को इंक्लूड कर लें और इनके बीच में है, या मतलब इन दोनों डेट्स को भी आप रख सकते हैं कि आपका बर्थ हुआ हो 2 जुलाई को 1997 को या 1 जुलाई 2001 को। अगर आपका बर्थ इन दोनों डेट्स को हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, और इनके मिडिल में अगर आपका कभी बर्थ हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है, जिसमें होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जिनको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो बाहर सिविल से ले लेते हैं, उनके लिए 2 साल का इसमें एक्सटेंशन होता है इनकी एज में। मतलब आप, जब आपकी एज 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001 तक, मींस 26 ईयर आपकी एज एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में दो ब्रांचेस होती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट होती है 20 टू 26 ईयर्स। 20 टू 26 ईयर्स, जिसमें आपकी एज काउंट करते हैं 1 जुलाई 2021 को। इस डेट को आपकी एज काउंट होगी, और आपकी डेट होनी चाहिए 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में, या फिर इन दोनों डेट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज। दोस्तों, दो टाइप की कमीशन होते हैं अगर आप एफकेट एंट्री के थ्रू जाते हैं। वन इज परमानेंट कमीशन एंड अनदर वन इज शॉर्ट सर्विस कमीशन।
जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच होती है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका परमानेंट कमीशन फॉर मैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन। इसके अंदर आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए काउंट करते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, जिसमें आपकी वैकेंसीज हैं 74। अब बात करते हैं इसके अंदर ग्राउंड ड्यूटी के लिए, जिसमें आपकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, एडमिन, एजुकेशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी वैकेंसीज दी गई हैं। एक बार आप अपने डिटेल नोटिफिकेशन को जाके चेक करेंगे तो आपको वो चीजें उसमें मिल जाएंगी। जैसे मेटलर्जिकल ब्रांच के लिए, जिसमें परमानेंट कमीशन की 10 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन की 12 वैकेंसीज हैं। आपको वैकेंसीज के लिए एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को जरूर देख लेना चाहिए। आपको आपकी इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव आपकी ब्रांच या फिर आपके फील्ड की आपको प्रॉपर वैकेंसीज का पता चल जाएगा कि किस फील्ड में या किस ब्रांच में जिसके लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपकी वैकेंसीज कितनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जो एफकेट का एग्जाम है वो सबसे पहले आपका 2 घंटे का होता है, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे जर्नल अवेयरनेस, वर्बल मैथ्स, एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका 300 नंबर का पेपर होता है और इसमें 100 सवाल होते हैं और आपको टाइम मिलता है इसके लिए 2 आवर्स। और जो स्टूडेंट्स टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसको बोलते हैं ईकेटी। जो अलग अलग बीटेक जिन्होंने की हुई होती है उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। उन ब्रांचेस के लिए एक उनके फील्ड का एक एग्जाम होता है जो 45 मिनट का होता है, जिसमें 150 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपके पास मैकेनिकल के क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो आपको आपकी उसी इंजीनियरिंग फील्ड के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे जो आपका फर्स्ट पेपर होता है 2 आवर्स का, 300 मार्क्स का, उसके अंदर जो आपके सेक्शंस हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में किन किन फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मोस्टली करंट अफेयर से लिए जाते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन आते हैं, कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो न्यूज या फिर जो अभी करंट में कुछ अपडेटेड चीजें हुई हो डिफेंस के फील्ड में, उनके रिगार्डिंग आपसे डिफेंस के सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आते हैं, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से आप अपने करंट अफेयर्स के लिए अप टू डेट रह सकते हैं। और फिर पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, सिविक्स से क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक साइंस, दैट इज 10th तक की जो आपने साइंस पढ़ी थी उससे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, छोटे मोटे केमिकल रिएक्शंस, बायो की कुछ रिलेटेड टर्म्स, उनसे सवाल आते हैं। फिर बात करते हैं हम वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश। इस सेक्शन में आपको सबसे पहले टेस्ट जो है, मतलब पार्ट बताऊं, वो है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में आपको पैसेज या क्लोज टेस्ट मिलते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के लिए क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम आप समझते होंगे। सिनोनिम पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द, आपकी वोकैब
के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम फ्रेजेस, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक ग्रामर पे सवाल होते हैं, टेंसेस होते हैं, आइडम एंड फ्रेजेस। ये आपका इंग्लिश का सेक्शन है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, कि आपके मैथ के सेक्शन में क्या सवाल आते हैं। मैथ में आपका एडवांस मैथ नहीं आती, जैसा कि एसएससी का जो पैटर्न है, एसएससी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स आती है। बैंक में मोस्टली डीआई पे काम होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पे, लेकिन बैंक में भी एडवांस मैथ का पोर्शन बहुत कम होता है, या मान लीजिए ना के बराबर ही होता है। एफकेट में भी एडवांस मैथ ना के बराबर ही होती है। इसमें सिर्फ अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अर्थमेटिक का पोर्शन ही कवर होता है। फिर आता है आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के अंदर आपकी वर्बल स्किल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, रोटेटेड ब्लॉक्स, हिडन फिगर्स और एनालॉजी। आपका ये वाला पोर्शन कवर होता है आपके रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब बात करते हैं जो आपका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में आपके सवाल किस वाले फील्ड से आते हैं? जैसे आपका इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये वाले टॉपिक्स हैं आपके। कंप्यूटर साइंस के अलग टॉपिक्स हैं, अलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक्स के अलग हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अलग क्वेश्चंस हैं। ये जब आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर होता है, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी फील्ड हैं, ये जो सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एग्जाम जो ईकेटी का होता है 45 मिनट का, 150 नंबर का, मींस 150 मार्क्स का और 50 क्वेश्चंस का होता है। अब आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आप क्लियर कर लेते हैं अगर एग्जाम, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आगे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, जिसमें आपको सबसे पहले जो डिफेंस होता है उसमें अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एक एसएसबी नामक जो इंटरव्यू बोलें उसके थ्रू जाना ही होता है। एसएसबी आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स के लिए ये एएफएसबी कहलाता है और आर्मी के लिए ये एसएसबी कहलाता है, लेकिन होता ये सेम ही चीज है। एसएसबी इंटरव्यू आपके 4 एएफएसबी सेंटर्स हैं, देहरादून, गांधीनगर, वाराणसी एंड मैसूर। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा एएफएसबी सेलेक्ट करते हैं। आप जब एएफएसबी सेलेक्ट करते हैं उनके कुछ बैचेस आप प्री डिफाइंड होते हैं कि ये इस डेट को ये बैच है, इसकी इतनी सीट्स अलॉटेड हैं। आप जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाते हैं वो सीट्स कम होती जाती हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम आए, जो आपकी चॉइस हो, आपके नियर बाय जो जगह पड़ रही हो, या आपको किसी सेंटर के बारे में स्पेसिफिक पता हो कि उस सेंटर का टेस्टिंग ऐसा है या पहले कभी आपने दिया है, तो आप उसी हिसाब से अपना एएफएसबी सेलेक्ट करें। जब आपने एएफएसबी सेलेक्ट किया, आपकी डेट्स आ गई कि आपको कब जाना है एएफएसबी के लिए, आप एएफएसबी के लिए वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपका
5 दिन का एक इंटरव्यू होता है, जिसमें 5 दिन का मैं कहूं होने को, वो 5 दिन का उनका होता है जो फर्स्ट डे अगर स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं तो। जब आप फर्स्ट डे जाते हैं, आपकी वहां रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग होने के बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एक, उसके बाद आपका एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक ब्लर इमेज दिखाई जाती है, जिसमें आपको 3 मिनट मिलते हैं 30 सेकंड के लिए उसको हाईलाइट करने का। एक ऊपर बॉक्स बना होता है जिसमें आपको उसमें कैरेक्टर आपने क्या देखा, उसका एज, सेक्स, लोकेशन, मूड, ये सब लिखना होता है। फिर आपको नीचे मेन थीम ऑफ द स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद आपको जो स्पेस मिलता है उसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है। फिर इस स्टोरी को लिखने के बाद आपसे वो पेपर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको बैचेस में डिवाइड किया जाता है। आपके बैचेस 15 से 20 स्टूडेंट्स के बैच बनते हैं। उसके बाद आपको बुलाया जाता है जहां पे आपको 3 असेसर्स मिलते हैं, जिसमें एक जीटीओ, एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। जब आप वहां पे जाते हैं, आपसे आप सबको ऐसे सर्किल में बैठा दिया जाता है, मीन्स एक सेमी सर्कल टाइप, जिसमें आपके सामने की तरफ आपके असेसर्स हैं। फिर आपको एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल बच्चे को जो उसने स्टोरी लिखी थी वो पेपर दिया जाता है। उनको अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें यह भी कहा जाता है कि जैसे जो आपको टाइम मिलता है स्टोरी लिखने का, कई बच्चों का उसमें स्टोरी नहीं लिख पाते पूरी, तो उसमें निराश होने की बात नहीं होती। अगर आप स्टोरी का कुछ पार्ट रह जाता है, जब आप नरेट कर रहे हो, जो आपको स्पेसिफिक टाइम मिलता है, आप उस टाइम पीरियड के अंदर वो स्टोरी उनको नरेट कर दीजिए। फिर उसके बाद जब आप सब ने अपनी स्टोरी नरेट कर ली, उसके बाद आप सबको एक टास्क दिया जाता है कि इन सारी स्टोरीज जो आपने सुनी या मिल, आप सबने अपनी अपनी इंडिविजुअल जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपने क्या परसीव किया उस पिक्चर को देख के, उन सबसे मिलके एज ए टीम आप सब बच्चे मिलके एक कॉमन स्टोरी बनाएं। फिर आपका एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आप अपने अपने व्यूज देते हैं एक कॉमन कंक्लूजन पे आने के लिए। इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट डे की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब ये सब एसेस हो जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनको फर्स्ट डे वापस भेज दिया जाता है। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को अगले 4 दिन के लिए वहीं पे रखा जाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, अब आपका आगे का 4 दिन का सफर क्या होने वाला है। आप फर्स्ट डे इन सब चीज़ों से फ्री होते हैं, उनके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं, आपकी फाइल्स वगैरह, आपके जो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है कि आपने बीटेक की हुई है तो आपकी डिग्री, आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी डिग्री, आपके परसेंटेज मार्क्स वगैरह सब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होते हैं, जो एक एलिजिबल कैंडिडेट के पास होने चाहिए। उसके बाद आप अपनी लेंथ में भेज दिए जाते हैं, मतलब एक तरीके से कहते हैं क्वार्टर्स टाइप की एक लेन होती हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारे बच्चे एक साथ एक रूमों में, बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिनके अंदर रहते हैं। उनको इंडिविजुअल को बेड अलॉट हो जाते हैं, उनकी सीट्स अलॉट हो जाती हैं, उसके बाद वो वहाँ पे रहते हैं। सेकेंड डे से आपकी टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट होती है। वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है 6 AM के अराउंड, 6 AM 7 AM के अराउंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये दिन आपका होता है साइकोलॉजी टेस्ट का। साइकोलॉजी टेस्ट में दे विल असेस योर साइकोलॉजी की आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके लिए उनके पहले से साइंटिफिकली डिसाइड किए हुए टेस्ट होते हैं, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, SRT बोलते हैं जिसे। एक वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें 15 सेकंड के लिए वर्ड दिखाया जाता है, जिसपे आपको एक सेंटेंस लिखना होता है। फिर आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, जैसे फर्स्ट डे पे आपको वो दिखाई गई थी, जैसे पिक्चर, ब्लर पिक्चर, ऐसे आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कंटिन्यूअस कुछ फ्लो में, 10 आई थिंक अराउंड 10 के अराउंड, और उन पे आपको स्टोरीज लिखनी होती है। लास्ट की एक स्लाइड होती है, वो ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसपे आपको खुद से कुछ इमेजिन करके स्टोरी लिखनी होती है। फिर बाद में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको खुद के बारे में लिखना होता है कि कुछ सवाल होते हैं जिसमें कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं,
अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन उस टेस्ट में देना होता है। ये टेस्ट खत्म होने के बाद आपका ये साइकोलॉजी का डे होता है, लेकिन सेकेंड डे से लेके और फोर्थ डे तक आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। वो आपकी चेस्ट नंबर जो आपको अलॉट होती है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो वहां का स्टाफ है उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया हुआ होता है कि किस डे पे किस बच्चे को इंटरव्यू करना है, आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है सेकेंड डे से ही, अगर आपका नंबर उस दिन आ जाता है तो। जैसे आपका सेकेंड डे इंटरव्यू का नंबर आता है, आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाना होता है, जो एक कर्नल से बड़ी रैंक, या मींस कहें तो कर्नल या कर्नल से बड़ी रैंक के एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, जो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू की तरह कहें आपसे सवाल पूछते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी हर चीज को जज करने की कोशिश करेंगे, आपसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आपसे अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। सेकेंड डे के बाद अब हम बात करें थर्ड डे की। थर्ड डे को आपका जो टास्क होता है, थर्ड डे को जो टास्क होता है वो होता है आपका, थर्ड डे को जो टास्क होता है वो होता है आपका जीटीओ टास्क। इस दिन आपके ग्राउंड टास्क स्टार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट डे आपके ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में स्नेक रेस, फिर बाद में प्रोग्रेसिव ऑब्स्टेकल टास्क होता है, जिसके अंदर आपको कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जैसे फट्टा बल्ली, रस्सी, इनके थ्रू होके आपको ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करके आगे जाना होता है एज ए टीम। आपको अपनी पूरी टीम को, जो आपका स्लॉट होता है, आपके बच्चों का जो ग्रुप बनाया होता है, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ग्रुप बना दिए जाते हैं, उस ग्रुप के साथ मिलके आपको टास्क पूरे करने होते हैं। फिर हाफ हाफ ऑब्स्टेकल टास्क होते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट डे जीटीओ टास्क में आपके ग्रुप वाले टास्क होते हैं मोस्टली। इसमें आपको एक कमांड टास्क भी मिलता है, जिसके अंदर आपको कमांडर बना दिया जाता है। आप अपने दो सबॉर्डिनेट चूज करते हैं, उनसे वो टास्क क्रॉस करवाते हैं उन्हीं इक्विपमेंट्स को लेके। उस टाइम पे आपसे जीटीओ भी कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे आपको वो कमांडर के लिए कॉल करते हैं कि चेस्ट नंबर दिस है। जब उनका कॉल आता है, वो वहां जाते हैं, तो जीटीओ भी उनसे 2 या 3 सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद सेकेंड डे भी आपका, मीन्स कहें फोर्थ डे भी आपका जीटीओ टास्क होता है, जिसमें आपके इंडिविजुअल टास्क होते हैं। 3 मिनट के अंदर आपको 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जिनके मार्किंग होती है 1 to 10, वो आपको क्रॉस करने होते हैं। इस तरीके से आपका थर्ड और फोर्थ डे आपके ग्राउंड टास्क के लिए अलॉटेड होता है। इसके बाद आपका सबसे मेन दिन आता है कॉन्फ्रेंस डे, जिसको हम फिफ्थ डे का इंटरव्यू के लिए बोलें। वो होता है हमारा कॉन्फ्रेंस डे। जब आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, आप सब लोग फॉर्मल ड्रेस में तैयार होते हैं, और आप सबको बाय चेस्ट नंबर एक एक बंदे को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है, जहां पे 15 to 16 ऑफिसर्स इस पोजीशन में बैठे होते हैं, और आपकी चेयर होती है यहाँ पे, और सामने बैठे होते हैं प्रेसिडेंट, जो उस बोर्ड के होते हैं। वो आपसे सवाल पूछते हैं। अगर आप कुछ डाउटफुल केस लगते हैं उन्हें, तो आपसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या फिर और भी टास्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर अगर आप का मतलब क्लियर है बच्चे को लेना है या नहीं लेना, तो उसमें मोस्टली 2 सवाल होते हैं कि हाउ वाज योर स्टे, एनी सजेशंस फॉर अस, सिंपल इस टाइप के सवाल होते हैं। और यहाँ पे आपका एसएसबी खत्म होता है। उसके बाद जब आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, आपको लंच कराया जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि कौन रिकमेंड हुआ है। मीन्स वो चेस्ट नंबर कॉल आउट करते हैं कि ये चेस्ट नंबर रिकमेंड हुआ है। उसके बाद बाकी सब बच्चों को घर भेज दिया जाता है, और जो रिकमेंड हुआ है उन्हें मेडिकल के लिए भेजा जाता है। या तो दिल्ली भेजते हैं, या फिर वहीं के एमएच में जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, वहां पे इनका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आप मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका पता चलता है कि आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो आपको ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना होता है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग वहीं पे होती है, आप वहाँ पे जाते हैं। और कुछ टाइम की ट्रेनिंग, एक साल की ट्रेनिंग के बाद आप
फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे लगते हैं और एक बहुत ही सुनहरा और कहें कि बहुत एडवेंचरस सुनहरा भविष्य होता है एक डिफेंस की लाइफ का। तो आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट जो तैयारी करना चाहते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, मैथ्स वगैरह के लिए प्रैक्टिस करें, एसएसबी के लिए भी शुरू से ही तैयारी करें। मेनली फोकस करें अपनी साइकोलॉजी पे, क्योंकि एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो मेनली कंसर्न होता है आपकी साइकोलॉजी पे। वो आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकली तो दे कैन मोल्ड यू इन द ट्रेनिंग, बट उन्हें साइकोलॉजिकली एक फिट बंदा चाहिए होता है जो हर टास्क को या हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानता हो। इस तरीके से ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, आप जो तैयारी कर रहे हैं, एंड थैंक यू।